एशियन गेम्स में अभी रेसलिंग का विवाद थमा भी नहीं था, क्योंकि रेसलिंग में दो पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को ट्रायल में राहत दे करके सीधे चैंपियनशिप में उनको पार्टिसिपेशन का आदेश दे दिया गया। उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन अब बॉक्सिंग में भी वो विवाद सामने आ गया है। और बॉक्सिंग में भी जिनके साथ जो भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं वो अमित पंघाल, जो विश्व के नंबर 1 बॉक्सर रहे हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बिना ट्रायल के एक जो बॉक्सर हैं उनको इस चैंपियनशिप में भेजा जा रहा है और अमित पंघाल का इस चैंपियनशिप की जाने वाली लिस्ट में नाम नहीं है। तो हमारे साथ अमित पंघाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, क्या विवाद हो गया ये अचानक कि आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर को अब की बार एशियन गेम्स में भेजा ही नहीं जा रहा? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जी एशियन गेम्स में अगर हम मेडल जीतते हैं तो वो बाउट खेल के या फाइट खेल के हम जीतते हैं। यहाँ जो सिलेक्शन पॉलिसी चलाई है वो पॉइंट सिस्टम चलाया है, उसमें हमारी फिटनेस देखते हैं, रनिंग देखते हैं, जिम वगैरह ये सब देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब न करके हमें ट्रायल के बेस पर वहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमारी फाइट होंगी, बाउट्स होंगी, उससे हमें मेडल जीतने का मौका मिलेगा। तो अब क्या दिक्कतें आई हैं? आपको क्यों नहीं भेजा जा रहा और आपकी जगह कौन इस चैम्पियनशिप में जा रहा है? जी, हिसार से एक लड़का है दीपक करके, वो इस गेम्स में उसका सिलेक्शन हुआ है। और मेरे हिसाब से अगर ट्रायल्स होंगे तो उसमें अच्छे से पता चलेगा कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। और मैं इसी की मांग कर रहा हूँ सरकार से, मेरी BFI से, कि इसका ये पॉइंट सिस्टम हटा के ट्रायल का अगर कुछ किया जाए हो सकता है तो मैं ट्रायल के बेस पर ही देना चाहूँगा। एशियन गेम्स के लिए एक क्राइटेरिया और भी था कि विश्व चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल जीते या सिल्वर मेडल जीते उसको सीधे तौर पर एंट्री दी जाती है। आपको तो सिल्वर मेडल भी मिला हुआ है, फिर भी आपको एंट्री क्यों नहीं? जी, मेरा जो सिल्वर मेडल था वो 2019 में था। इस बार ये पॉलिसी बनाई थी कि जो 2023 में सिल्वर और गोल्ड मेडल लेके आएगा उसकी कैंप के लिए ट्रायल्स नहीं होंगी और उसको सीधा एशियन गेम्स में भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ किसी का भी सिल्वर और गोल्ड मेडल नहीं आया है, तो उसको पहले तो कैंप के लिए ट्रायल्स की राहत दी गई है और अभी वही सेम पॉइंट का सिस्टम करके उनका एशियन गेम्स में सिलेक्शन कर दिया गया है। रीज़न क्या लगता है आपको इसके पीछे? रीज़न का तो मैं क्या ही बताऊंगा जी, रीज़न तो वही बताएंगे जिन्होंने ये पॉइंट सिस्टम चलाया है, जो पॉइंट दे रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं यही बता सकता हूँ कि अगर ट्रायल्स का मैं जो मांग कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ट्रायल्स होने चाहिए। तो फेडरेशन से आपकी बातचीत हुई हो, क्योंकि आप खुद एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, देश के लिए आपने मेडल्स जीते हैं, विश्व में नंबर 1 रैंकिंग रही है, तो अभी फेडरेशन से या कहीं पे आपने बातचीत की? जी, बातचीत तो हमारी हर जगह हुई, पर हमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जिसकी हमें वेट है, जिसकी हमें गुजारिश है, हम कर रहे हैं ट्रायल्स का, वो अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। तो एशियन गेम्स में अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं ओलंपिक के लिए भी आपको दिक्कतें आएंगी? जी, बिल्कुल दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड और सिल्वर इस बार ओलंपिक क्वालिफाई भी है, तो मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी मेन कंपटीशन होगा। तो मैं एक बार फिर वही पूछना चाहूँगा कि दीपक बोहरिया को किस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि उसको क्यों आगे किया जा रहा है? उसके पीछे कोई रीज़न लगता है क्या आपको? रीज़न तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता सर, और ये जो पॉइंट सिस्टम है मैं यही बता रहा हूँ, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ट्रायल बेस होगा, ट्रायल्स होंगी तो मैं प्रूव कर सकता हूँ। दीपक बोहरिया से अपने आप को बेहतर कैसे मानते हो आप? जी, मैं उससे काफ़ी बार लड़ चुका हूँ। कॉमनवेल्थ की अभी पिछले साल ही ट्रायल्स हुए थे, उसमें मैं उसको 4-1 से हराकर, बिल्कुल एक तरफा ही बाउट थी, उसको मैं हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने के लिए गया था और वहाँ मैं गोल्ड भी लेकर आया हूँ। और किसी एक प्लेयर को आपने 5-0 से भी हराया था? जी, जिस प्लेयर को मैंने 5-0 से हराया था, फ्रांस का, वो काफ़ी अच्छा वर्ल्ड मेडलिस्ट प्लेयर था। उसी से दीपक अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में लॉस्ट होके आया है। तो यहाँ मेरी मांग है कि मैं दीपक से अपने आप को बेटर मानता हूँ और यहाँ मैंने ट्रायल्स के लिए गुजारिश की है। तो मतलब आपको ट्रायल का एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सके कि आप दीपक से बेहतर हैं। जी जी, बिल्कुल सर, अगर ऐसा हुआ तो मैं, यही गुजारिश मेरी रही है और मैं उसमें प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो क्या आप लोग कोर्ट भी गए हो इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, इसमें हमने कोर्ट से गुजारिश की है कि ये जो पॉइंट सिस्टम है इसको हटा करके ट्रायल्स का अगर वो हमें कहीं ना कहीं मौका देते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी बेटर होगा।
तो दीपक के साथ साथ यहाँ कोच जयपाल जी भी हैं और कोच जयपाल जी ने भारत सरकार से इस मामले में संपर्क भी किया है। क्या बातचीत हुई है और अब उनको क्या लग रहा है उसके बारे में बात करते हैं। कोच साहब, क्या ये मुद्दा था जिसको लेकर के आपने खुद भारत सरकार को पत्र लिखे हैं? जी देखिए, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब अमित कैंप में जा रहा था, तो मैंने पूछा अमित अब की बार क्या करेंगे, तो अमित ने बताया कि वही मूल्यांकन प्रक्रिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मूल्यांकन प्रक्रिया है क्या। बीएफआई ने एक अपने उसको मैं कह सकता हूँ चहेतों को लेने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया बना ली है जिसमें उन्होंने अटेंडेंस के 10 नंबर, वेट मैनेजमेंट के 10 नंबर, हेल्थ मैनेजमेंट के 10 नंबर, इंटरनेशनल पोटेंशियल परफॉर्मेंस के 10 नंबर और एक हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट, इनके 10-10 नंबर करके ऐसे 5 कैटेगरी बना रखी हैं और 50 नंबर इन्होंने रखे हैं प्रैक्टिस के। तो मेरा तो यही मानना है ये जो मूल्यांकन जो इन्होंने बनाया है ये पॉइंट वाइज, वहाँ हमें एशियन गेम में मूल्यांकन से मेडल नहीं मिलेगा, हमें मुक्कों से मेडल मिलेगा। ये मैं देखिए एक बात और पूछना चाहता हूँ बीएफआई से, आप ये बताइए अटेंडेंस का एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या रोल है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा है जो कैटेगरी में रखा है हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट जो फिट होगा वही तो कैंप में आएगा, उसका क्या रोल है एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में, एक फिट खिलाड़ी इसमें आएगा। तीसरा वेट मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल है, एक वेट कैटेगरी में खिलाड़ी जो अपना खेलता है तो वो अपनी वेट कैटेगरी में ही खेलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया बनाई है ये कोई वाजिब है या इसे मेडल आने के ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे। दूसरा मैंने जब बीएफआई से पूछा पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू, तो बीएफआई ने बताया कि भाई जो हमारा ये मूल्यांकन है इसमें हमने 2023 में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है मेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड खंगाला तो मैंने पाया हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस 2019 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में थी। उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमारा स्थान मेडल टैली में छठा था, जिसका अब ये बीएफआई मूल्यांकन प्रक्रिया को अपना जस्टिफाई करने के लिए ये उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। तो उसमें इनकी 12वीं रैंकिंग है मेडल टैली में, कहाँ से बेटर परफॉर्मेंस हो गई अब तक की। तो इस तरह से ये बरगला के पब्लिक को, खिलाड़ियों को, सबको, जनता को भी, देश को भी ये गुमराह कर रहे हैं कि ये मूल्यांकन से हमारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आया है। तो एक चीज़ और, मैं फिजिकल और स्पोर्ट्स से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, हमने भी ये बहुत से टेस्ट किए हैं, रिसर्च भी किए हैं। जो इनकी मूल्यांकन प्रक्रिया है मैंने इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के लिए पूछा था, भाई आपके इस मूल्यांकन की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बताइए, कुछ भी नहीं है उनके पास। हमारा स्पोर्ट्स में जो भी टेस्ट होता है उसको जो भी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बनाता है वो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी सेट करता है। तो इन्होंने जो बनाया ये अपना ओन एवोल्यूशन वो है ना, इन्होंने पहले टेस्ट किया कि क्या ये भाई सभी खिलाड़ियों पे बराबर इसका रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार से मैंने बीएफआई को लिखा है और जब हमारे को कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और हमें पूरा भरोसा है कि हमें माननीय उच्च न्यायालय से ज़रूर न्याय मिलेगा और इस प्रक्रिया को ख़त्म करके और जिस तरह से एशियन गेम में बाउट होके हमारे को मेडल मिलते हैं वही प्रक्रिया दोबारा अपनाई जाए। इसके पीछे कारण क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि देखिए कोचेज का, जो हमारे बॉक्सिंग के कोचेज हैं या अदर गेम के हैं वो सब जानते हैं एक खिलाड़ी का जब मेडल आता है तो उसका इंसेंटिव होता है कोच का भी। तो यहाँ मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसके पीछे इससे रिलेटेड कुछ ज़रूर वो है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोचेज के उनके कहने से उनका नाम लेते हैं, कोच उनको कहेगा भाई तेरा सिलेक्शन कर देंगे, या इस तरह की बहुत बार मतलब होता है। ये देखो हमारी सारी खेल जो कम्युनिटी है वो सब जानती है ये, इससे कोई दो राय नहीं है कि इस मूल्यांकन प्रक्रिया को लाने के लिए कुछ इलविल हो सकती है कुछ लोगों की। तो हम अमित से एक बार फिर बात करेंगे। अमित, क्या आपकी ही वेट कैटेगरी में ये हुआ है या और भी किसी वेट कैटेगरी में इस तरह की दिक्कतें आई? सर मैं एक 51 केजी में हूँ, एक 57 केजी में रोहित मोर है और एक और जो बाद में हमारे साथ आए थे वो सागर अहलावत है जो 92 केजी प्लस में सुपर हैवी वेट कैटेगरी में है। तो उन सबको अब की बार एशियन गेम्स में नहीं भेजा जा रहा? जी, उनका किसी का भी नाम लिस्ट में नहीं है अभी तक। तो ऐसे डिसीजन से जो नए न्यू कमर्स आते हैं बॉक्सिंग की फील्ड में उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा?
उन पर तो सर बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि बहुत तो ऐसे मानते हैं कि हम रिंग में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बाकी अदर फील्ड्स में हमारा काफ़ी कमज़ोर रहता है। तो उनके लिए ये बहुत ही गलत रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ रिंग में दिखा सकते हैं और आगे जाके हमें रिंग में ही मेडल मिलेगा। उनके लिए ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। अंतिम सवाल, क्या डिमांड है अभी फ़िलहाल आपकी? मेरी एक ही डिमांड है जी कि मेरी ट्रायल्स ली जाए उनके साथ, और ये जो मूल्यांकन प्रक्रिया है इसको बंद किया जाए। तो आपने सुना कि रेसलिंग विवाद के बाद अब बॉक्सिंग विवाद, और बॉक्सिंग विवाद भी उठाया है जो विश्व के नंबर 1 बॉक्सर रहे हैं अमित पंघाल, जिन्होंने देश के लिए बहुत से मेडल जीते हैं, और उन्हीं को एशियन गेम में जाने का मौका नहीं मिल रहा। और कारण है ट्रायल नहीं लिया जा रहा, कुछ मापदंडों के आधार पर ही लिस्ट तैयार की जा रही है, और उनकी वेट कैटेगरी में एक अन्य बॉक्सर का नाम दे दिया गया है, और इनका ये मांग है कि ट्रायल कराया जाए। अगर वो ट्रायल में जीत कर चला जाएगा तो वो बेहद खुश होंगे, लेकिन ट्रायल होना चाहिए। और अगर ऐसे ही लिस्ट बनती रही तो जो नए बॉक्सर इस फील्ड में आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटेगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।